साक्ष्य है, प्रमाण भी है। ये वो कॉपी है जिसमें यहाँ अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं। टीडीसी की स्थिति ये कर दी है इन लोगों ने। हमने तो हाथ जोड़ लिए कि यहाँ भैंस के आगे बीन बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कुछ कह लो, यहाँ चीजें ठीक होती नहीं। आपने जो मुद्दा उठाया, चेयरमैन लेवल का अधिकारी अगर लिख रहा है कि इसकी दोबारा से जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही कागजी गायब हो गया, विलुप्त हो गया। अगर दोबारा जांच होती तो कहीं ना कहीं जो जीसी तिवारी या अन्य लोग हैं जिनको प्रभारी बनाया गया है, जो वापसी जिन्होंने डिपार्टमेंटल जो जांच हुई उसमें जिनको दोष मुक्त कर दिया गया और जिनको फिर पुनः टीडीसी में जगह मिल गई लूटपाट करने की, वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और फिर उनकी भी दोबारा से जांच होती। जेल गया हुआ आदमी यहाँ के मालिक बन के बैठ गया तो उससे हम क्या उम्मीद करेंगे? वो क्या करेगा? वो तो वही करेगा जो राजकुमार जी और आप उस दिन कह रहे थे। आनंदवर्धन साहब ने, चेयरमैन साहब ने वो इंक्वायरी पढ़ी और देखा तो उन्होंने उस पर लिख के भेजा था कि दिस इंक्वायरी इज़ नॉट प्रॉपर, दिस इंक्वायरी डज नॉट सीम टू बी प्रॉपर, ये दोबारा इंक्वायरी कराई जाए। आनंदवर्धन जी जो आज चीफ सेक्रेटरी हैं, एग्जैक्टली। और ये ऐसा नहीं है कि राजेंद्र पाल जी आज खबर पड़ताल के मंच पर सिर्फ ये आरोप लगा रहे हो, इसका एक साक्ष्य है, प्रमाण भी है। ये वो कॉपी है जिसमें अजीत सिंह जब सेवानिवृत्त हुए तो उनके कुछ जो पैसे थे, जो उनका फंड था, उसको रिलीज करने के लिए बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी हैं आज आनंदवर्धन जी, उस समय वो चेयरमैन थे, उनके द्वारा यहाँ पर ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल, मैं हूँ राजीव। टीडीसी का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां राजकुमार ठुकराल एकाएक आरोप लगा रहे हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र पाल सिंह पाटू जी, जो कि गदरपुर के रहने वाले हैं, जो 1992 से लेकर 1998 तक इसी टीडीसी के डायरेक्टर के पद पर रहे। तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि राजेंद्र पाल जी से कल जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि पहले तराई के अंदर एक ही टॉपिक, एक ही मुद्दा हुआ करता था, जहां लोग 4 लोग इकट्ठा होते थे तो वो सिर्फ टीडीसी के बीजों को लेकर चर्चा करते थे। लेकिन 2004 में जब यहाँ सिडकुल आया, सिडकुल आने के बाद यह मुद्दा गायब हो गया और धीरे धीरे अब टीडीसी का भी अस्तित्व खत्म होता दिखाई दे रहा है। सब तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पाटू जी, सबसे पहले खबर पड़ताल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पाटू जी, ये बताइए कि जिस तरह से टीडीसी एक बड़ा मुद्दा है और तराई को बसाने में जब मेरी कल आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि एक अहम योगदान जो है इस टीडीसी का रहा, लेकिन अब टीडीसी का अस्तित्व खुद खतरे में है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जद में आने के चलते टीडीसी हल्दी जो था उसको तो हटाया जा रहा है। इसके साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि जो मटकोटा स्थित जो टीडीसी का प्लांट है और इसके साथ बाजपुर, उसको भी जो है हटाने की, यानी कि उसका ऑक्शन हो चुका है और जल्द वो बिल्डिंग भी धराशायी हो जाएंगी। किस तरह से देखते हैं आप? राजीव जी, एक पंक्ति है, बुरे वक्त में भी अगर आपसे कोई जुदा ना हो तो जरा गौर कर लेना कहीं वो खुदा ना हो। जी। टीडीसी के बुरे वक्त में आप, राजकुमार ठुकराल, अगर कोई और भी अन्य व्यक्ति इसके साथ आके खड़ा हो रहा है तो हमको तो ये लगता है कि टीडीसी के दृष्टिकोण से आप, राजकुमार या अन्य वो व्यक्ति जो टीडीसी के साथ खड़ा हो रहा है, वो उसी दर्जे में आता है जिसकी बात मैंने करी है। एक अच्छा समय मैंने देखा है टीडीसी का, और जब भी टीडीसी की बात करता हूँ तो भावुक सा हो जाता हूँ। 92 में जब मैं इसके बोर्ड में डायरेक्टर बना था, मेरी उम्र शायद 27 साल थी। आई वॉज द यंगेस्ट डायरेक्टर। और मुझे क्या, इस तराई को और इस तराई के विकास को जो कुछ टीडीसी ने दिया है, शायद ये विकास संभव ही नहीं हो पाता। मैं जब 92 में इसके बोर्ड में आया तो 93 में पहली बारी प्रॉफिट आया इसका शायद 50-60 लाख रुपए। और 98 में जब मैंने इसको छोड़ा था 2 टर्म डायरेक्टर रहने के बाद, तब इसका करीब 100 करोड़ का टर्नओवर था। उस समय जब गेहूँ 500-700 रुपये कुंटल बिकती थी, अब तो गेहूँ का बीज टीडीसी वाले शायद 4-4.5 हज़ार रुपये कुंटल बेचते हैं। और उस समय में इनका प्रॉफिट था 6.5 करोड़, और ये अराउंड 9-10 लाख कुंटल का काम करते थे, इनका टर्नओवर था। ये संस्था को गर्द में ले जाने में बहुत लोग सहायक रहे, बहुत लोगों की उदासीनता, और एक तरह से मैं कहूँ ना गंदे शब्दों में कि उनका योगदान है इसमें। जब 2000 में ये विभाजन हो गया, उत्तराखंड अलग राज्य बन गया, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश वालों ने अपना अलग से निगम बना लिया और उत्तराखंड का निगम अलग हो गया। तब से लगातार कुछ समय तो चीज़ें ठीक रहीं, लेकिन शासन, सरकार, प्रशासन की उदासीनता की वजह से ये ब्लू चिप कंपनी होती थी, ये सोना पैदा करने वाली ये कंपनी धीरे धीरे गर्द में
जानी शुरू हो गई और आज हालात ये हैं कि ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि मतलब बंद करने की कगार पे है। राजेंद्र पाल जी, जब आप डायरेक्टर थे उस दौरान ये प्रॉफिट में जा रही थी, अब लॉस में आने की वजह क्या है? क्या जिस तरह से बीते दिनों हम लोगों ने देखा इसका घोटाला हुआ, 3 लोग जेल गए, 9 लोगों के खिलाफ FIR हुई, क्या संस्था के जो लोग थे उन्होंने इसको जो है दीमक की तरह खा डाला? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब बाढ़ ने खेत को खाया है। निश्चित रूप से मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। ये 2000 से अब 2025 आ गया, 25 साल हो गए इसको उत्तराखंड बीज निगम के रूप में चलते हुए। इसका इतिहास है, 69 में इस्टेब्लिश हुई, 72-73 में इसने जो अपनी गारंटी पे तराई के किसानों को ट्रैक्टर्स ला के दिए। और मैं तो अब तीसरी पीढ़ी का हूँ यहाँ, इस समय जो अंशधारी हैं वो तीसरी और चौथी पीढ़ी के हैं। जो पहली पीढ़ी के लोग थे 72-73 में, उनको जो ट्रैक्टर्स और इम्प्लीमेंट्स मिले थे, उनकी वजह से ये तराई आबाद हो पाई और तराई है। ये तो ठीक है। अब आपके क्षेत्र में जहाँ देखें तो सिडको आने के बाद इस कदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कि अब लोग इधर इस क्षेत्र में खेती की तरफ कम ध्यान देते हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई, ज़मीनों की कीमतें ज़्यादा हो गई, कंक्रीट की अब खेती हो रही है, एग्जैक्टली लगातार कॉलोनी ये कंक्रीट के जंगल बन गए। अन्यथा आप जहाँ बैठते थे वहाँ बात ही गेहूँ की यील्ड की होती थी, गेहूँ के रेट की होती थी, धान की वैरायटी की होती थी। चलिए, लेकिन जो प्रश्न आपका था कि इसका इस मतलब जिसको बोलते हैं रसातल में जाने का जो कारण है, उसके पीछे जो मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, शासन प्रशासन की उदासीनता के साथ साथ यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के जो अधिकारियों ने एक सही दिशा नहीं पकड़ी। ये जो आपने बात अभी कही कि ये घोटाले को लेके, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास आपके लिए, राजकुमार के लिए, ठीक है राजनीति में वो जो भी कर रहे हों, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो आपके टेलीफोन के बाद मुझे लगा कि मुझे निश्चित रूप से आपके साथ आके बात करनी चाहिए। ये वो संस्था है जिसने तराई को आबाद किया, और जब आज इसके साथ इसको एक तरह से नोचा जा रहा है, इसका दमन हो रहा है, इसके साथ इसका उत्पीड़न हो रहा है, तो हम सब लोगों को इसके साथ खड़ा होना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो बात राजकुमार जी कर रहे थे या आपके चैनल पे उस दिन हुई, मेरे को बड़ा कष्ट हुआ। ये बात सच है कि जिस तरह से वो उन्होंने बताया कि ये एयरपोर्ट की वजह से प्रेमिसेस शिफ्ट होने हैं, तो इन्होंने अजीब तरीका बना लिया कि पत्थर चट्टा में हम किराए पे ले लेंगे। इनके पास मटकोटा में अपनी जगह थी, ये वहाँ शिफ्ट कर सकते थे। अब बहरहाल जो भी ये लोग निदेशक मंडल और ये सोच रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन जो मशीनरी और जो ये बिल्डिंग को इन्होंने तोड़ फोड़ करके नीलाम किया है, और ये मेरे पास भी खबर है कि ये इन्होंने एक तरह से मिली भगत करके 12 करोड़ का माल 6 करोड़ में दे दिया। और उसमें निश्चित रूप से ये ऐसे तो TDC वाले नहीं करते, निश्चित रूप से किसी न कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन, कोई ना कोई पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं शेल्टर इनके पास है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों ने अपने डिस्कशन में एक नाम लिया था, एक जो आदमी कार्मिक देख रहा है वहाँ कौन जो सारी चीज़ें आगे पीछे कर रहा है, मैं उसके ऊपर ना उसकी जो वर्किंग है उस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जी। यहाँ हुआ क्या था कि एक बारी भयंकर घोटाला हुआ। जो गेहूँ बीज था, इन्होंने इस तरह से बेचा कि वो बनारस और बरेली की कंपनी को ये लोग देना चाह रहे थे गेहूँ। दिया उसको 2+1 करके ना कोई उन्होंने स्कीम सी बनाई, और एक्चुअली वो सीड के लिए गेहूं ना देकर और बरेली की कंपनी को ना देकर, बनारस की कंपनी को ना देकर, इन्होंने इस गेहूं को यहाँ लोकल में, किच्छा में, आसपास में फ्लोर मिल को दे दिया और उनसे नगद पैसे ले लिए, कागज़ उसके बना दिए। ये एक बहुत बड़ा घोटाला था। इसको लेके FIR हो गई, दुनिया भर की इसमें जिसको कहते हैं कि जांच वाँच हुई। उस जांच में एक महत्वपूर्ण बात निकल कर ये आई राजीव जी कि 10 लोगों के खिलाफ जालसाजी और तमाम संगीन धाराओं में मुकदमे हो गए। अब उनमें से एक की तो डेथ हो गई, लोग जेल भी चले गए। लेकिन था क्या कि जो जिसको बोलते हैं ना कि ये दीमक की तरह आप कह रहे थे कि इसको खाए जा रहे हैं, इसमें वो महत्वपूर्ण लोग भी थे जो जेल गए और जेल से छूट के आए,
वहाँ पर चार्जशीटेड हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या करा सरकार ने, किसी न किसी रूप में शासन ने इनको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में एक्विटल करने का काम करा, इनको बरी करने का काम कर दिया। और ये जिसकी बात आप कर रहे हैं, न्यायालय से कोई राहत नहीं, डिपार्टमेंट में कोई जांच कमेटी बनाई, उसने जो है दोष मुक्त कर दिया। ये जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिस पे आक्षेप लगा रहे थे राजकुमार जी, और सही लगा रहे हैं, वो ऐसा आदमी जो जेल रहा है 6 महीने, वो घपलेबाजी नहीं करेगा तो क्या करेगा। उसकी ये स्थिति थी कि उसकी जांच जो थी, एक यहाँ खुद एक टेंटेड अधिकारी थे, अपर सचिव थे रामविलास यादव, जिनके खिलाफ इंक्वायरी और क्या क्या हुआ आप जानते हैं, यूपी में भी हुआ, यहाँ भी हुआ। उन्होंने इंक्वायरी करके इनको बरी कर दिया, और इनको बरी कर दिया, ये यहाँ पर आके मालिक बन के बैठ गए। बताओ, जेल गया हुआ आदमी यहाँ के मालिक बन के बैठ गया, तो उससे हम क्या उम्मीद करेंगे? वो क्या करेगा? वो तो वही करेगा जो राजकुमार जी और आप उस दिन कह रहे थे। तो ऐसे गले पर बिठा दिया, उससे उम्मीद क्या रखी जाएगी? एग्जैक्टली। अब मतलब जलेबी की रक्षा बिल्ली कर रही है तो क्या करेगी? हैं? अब ऐसी स्थिति में मैंने खुद एक बारी आनंदवर्धन जी से बात करी थी, जो वो चेयरमैन थे, आज चीफ सेक्रेटरी हैं, कि उन्होंने एक और अधिकारी यहाँ से एक आलेख बन के गया, और उनके पास नोट गया कि एक और अधिकारी थे यहाँ पर, जैसे उनको अब मुक्त किया है इन सारी चीज़ों से, इसको तिवारी को, ऐसे दूसरे को भी कर दिया जाए। जब उन्होंने आनंदवर्धन साहब ने, चेयरमैन साहब ने वो इंक्वायरी पढ़ी और देखा, तो उन्होंने उस पर लिख के भेजा था कि दिस इंक्वायरी इज़ नॉट प्रॉपर, दिस इंक्वायरी डज नॉट सीम टू बी प्रॉपर, ये दोबारा इंक्वायरी कराई जाए। आनंदवर्धन जी जो आज चीफ सेक्रेटरी हैं। एग्जैक्टली। और ये ऐसा नहीं है कि राजेंद्र पाल जी आज खबर पड़ताल के मंच पर सिर्फ ये आरोप लगा रहे हो, इसका एक साक्ष्य है, प्रमाण भी है। ये वो कॉपी है जिसमें अजीत सिंह जब सेवानिवृत्त हुए तो उनके कुछ जो पैसे थे, जो उनका फंड था, उसको रिलीज करने के लिए बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर जो चीफ सेक्रेटरी हैं आज आनंदवर्धन जी, उस समय वो चेयरमैन थे, उनके द्वारा यहाँ पर ये साफ शब्दों में राजेंद्र पाल लिखा गया। ये राजीव जी, इसको ना बड़ी गहनता से समझने की आवश्यकता है कि जिस तर्ज पे तिवारी को यहाँ पर नौकरी दी गई, इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में बरी करा गया, जिस आदमी की इंक्वायरी में उसको बरी करा गया, उसी आदमी ने इंक्वायरी करी अजीत सिंह की। और जब अजीत सिंह को बरी करने के लिए चेयरमैन साहब के पास कागज जाता है, तो कहते हैं कि दिस इंक्वायरी इज नॉट प्रॉपर, इसे दोबारा कराया जाए। तो इसका तात्पर्य तो ये निकलता है ना कि उसकी इंक्वायरी भी प्रॉपर नहीं थी तिवारी, इसलिए इस कागज और इस कागज को दबा दिया गया। ये निकलेगा कैसे? जब कार्मिक का हेड ही वो आदमी बैठा हुआ है जिसके खिलाफ चीजें हो जानी है, तो वो कैसे निकलने देगा? अब इस प्रकरण के बाद हमने तो हाथ जोड़ लिए कि यहाँ भैंस के आगे बीन बजाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप कुछ कह लो, यहाँ चीजें ठीक होती नहीं। आपने जो मुद्दा उठाया, चेयरमैन लेवल का अधिकारी अगर लिख रहा है कि इसकी दोबारा से जांच होनी चाहिए, उसके बाद कागज ही गायब हो गया, विलुप्त हो गया। अगर दोबारा जांच होती तो कहीं ना कहीं जो जीसी तिवारी या अन्य लोग हैं जिनको प्रभारी बनाया गया है, जो वापसी जिन्होंने डिपार्टमेंटल जो जांच हुई उसमें जिनको दोष मुक्त कर दिया गया और जिनको फिर पुनः टीडीसी में जगह मिल गई लूटपाट करने की, वो कहीं ना कहीं फंस जाते और फिर उनकी भी दोबारा से जांच होती। आपको लग रहा है ना चीजें कितनी हास्यप्रद है यहाँ पर? मैं आपको 2-3 प्रकरण और बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये कई बारी यहाँ पर डीएम को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एमडी बनाया है इसका, तो अपना अपना रोल निभाया इन्होंने। डीएम, कई सारे डीएम ऐसे थे जिन्होंने बहुत कोशिश करी इसको रिवाइव करने की, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हुई। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये 6 करोड़ की बात यहाँ हो रही है कि यहाँ घपलेबाजी हो रही है। इससे बड़ी घपलेबाजी है, टीडीसी का बीज कभी उधार बेचा जाता था, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से दिया जाता था, इनकी एडवांस पेमेंट पे बेचा जाता था। सब कुछ सुनिश्चित किया जाता था कि उनके पैसे हैं, जो बीज के पैसे हैं, वो आ जाएं। एक गाजीपुर के कोई है, क्या पता नहीं कौन है, एक कोई डीलर, वो नया डीलर बनाया इन्हीं लोगों ने, और मेरे ख्याल 5.5 करोड़ रुपए करीब पिछले 5, 7, 8 साल से उसके पास पड़े हुए हैं। वो कोई ला ही नहीं रहा, कोई वो दे ही नहीं रहा इनको चेक जो दिए थे वो बाउंस हो गए। अब बताइए, आप तो इस 6 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं आपको वो 5 करोड़ 40 लाख का मामला बता रहा हूँ कि वो टीडीसी के फंसे हुए हैं। ये इतने बड़े अधिकारी किस काम के हैं भैया? अगर ये अपने पैसे नहीं निकाल के ला सकते, ये क्या करेंगे? टीडीसी के प्रति इनकी क्या प्रतिबद्धता है? राजेंद्र पाल जी, यही वजह मानी जाए कि जो टीडीसी जो लगातार प्रॉफिट में जा रही थी, वो इसलिए घाटे में चली गई और आज उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। राजीव जी, ये सीधा सीधा कुप्रबंधन है।
ठीक है, स्ट्रक्चर बदला, मार्केटिंग जो हमको एक अश्योर्ड मार्केट मिला करती थी यूपी के टाइम में वो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी तो इसको कुछ साल हमने ठीक से चलाया। मार्केट क्रिएट की जा सकती है। यहाँ पर 250 और प्राइवेट सीड यूनिट्स हैं। कोई 1 लाख कुंटल का काम करता है, कोई 1.5 लाख का करता है, कोई 20,000 का करता है, 10,000 का करता है। टीडीसी अपना 50,000, 80,000, 70,000 का काम करती है और नहीं बेच पा रही। ये जो लोग 1-1 लाख का कुंटल का काम करते हैं, इनके पास 2-4 मुनीम होते हैं जिनसे वो काम कर लेते हैं। इनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी हैं, उसके बावजूद ये काम नहीं कर पाते। ये तमाम ओवरहेड्स इनके पड़ते हैं। क्यों उनको रख रखा है भाई? इतने अधिकारियों कर्मचारियों के तो आप ज़्यादा व्यापार कर सकते हो, ज़्यादा टर्नओवर करके टीडीसी को प्रॉफिट में ला सकते हो, लेकिन नहीं। अब वो आप देखो ना, आपका जो उधार 5 करोड़ 40 लाख पड़ा है, उसको क्यों नहीं लेकर आ रहे? वो गाजीपुर का कोई पता नहीं राव करके कोई है, मुझे उसके बारे में जानकारी है यही नहीं। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अभी मैंने आपके से एक वो रेफ़र किया था कि ये लोग जो जेल गए थे, ये 9-10 लोग, इन्होंने जो घपलेबाजी की थी, इन्होंने वो जो 2 कंपनियों को माल कागजों में बेचा, लेकिन वास्तविकता में फिजिकली माल सीधा यहाँ बेचा, उनसे नगद पैसे लिए। वो जो कंपनी है, उस माल के भी अभी भी 37 या 40 लाख रुपए बकाया है। वो माल अभी भी नहीं आया, वो पैसे आज तक नहीं आए। तो आप देखो ना, यहाँ अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं। टीडीसी की स्थिति ये कर दी है इन लोगों ने। आपके जो उधारी वाले पैसे हैं, आप सरकार हैं भाई, आप मालिक हैं, मतलब डीएम साहब इसके चेयरमैन हैं, वो किससे बात नहीं कर सकते वो पैसे निकलवाने के लिए? लेकिन काटी जा सकती है रिकवरी सब नहीं, आखिर तरीका तो निकालना पड़ेगा ना इनको। उन्होंने चेक दे दिए जी, चेक बाउंस हो गया, बस घर बैठे हैं। ये क्या तरीका भाई? आखिर परस्यू तो टीडीसी को बर्बाद करने वाले कोई और नहीं, टीडीसी को बर्बाद करने वाले खुद टीडीसी के अधिकारी कर्मचारी हैं। निश्चित रूप से टीडीसी के अंदर ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का एक कॉकस सा बन गया जिन्होंने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया। मैं तो आज भी चाहता हूं कि ये टीडीसी एक लीडर के रूप में हुआ करती थी, एक लीडर के रूप में सीड इंडस्ट्री में, और 7 बार इसको प्रोडक्टिविटी अवार्ड मिला। तो हम तो ने तो इसका अच्छा वक्त देखा है और चाहते हैं कि ये अच्छा वक्त की थी राजेंद्र जी आपने कि टीडीसी का जो आज हम अच्छा वक्त देख रहे हैं, कभी इसका बुरा वक्त भी देखना पड़ेगा? कभी उम्मीद है ना? कभी नहीं उम्मीद करी थी। अगर मेरे ख्याल कहीं 10-20 हज़ार कुंटल, 10,000 कुंटल एक बारी धान बच गया था तो बवाल कट गया था टीडीसी में। टीडीसी की मुझे बात करते हुए अच्छा लगता है कि इस टीडीसी की स्थिति ये थी। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब जितनी सीड रिक्वायरमेंट होती थी पूरे उत्तर प्रदेश की, अब वो ढैंचा हो, वो लाई हो, अलसी हो, मटर हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा टीडीसी प्रोड्यूस करती थी या टीडीसी अरेंज करके उत्तर प्रदेश सरकार को देती थी, जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता था कृषि विभाग से। आपको बताता हूँ, एक बारी सनफ्लावर की बड़ी डिमांड थी यहाँ, तो इन्होंने अपनी बिल्डिंग तोड़ने में और बेचने में 6 करोड़ की दलाली खा ली। यहाँ जैसा आरोप लग रहे हैं, मैं आपको वो स्थिति बता रहा हूँ कि इसकी साख क्या थी टीडीसी की। उत्तर प्रदेश सरकार को ज़रूरत थी सनफ्लावर सीड की। वो जो सनफ्लावर सीड जिस समय में यहाँ बोया जाना था, क्योंकि उस सीड को बहुत देर तक स्टोर नहीं कर सकते, उसमें जर्मिनेशन की प्रॉब्लम होती है, तो सनफ्लावर सीड हम मंगा सकते थे बेंगलोर से, कर्नाटका से। ये आपको शायद मुझे याद नहीं, 94-95 की बात बता रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश ने क्या करा कि अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए टीडीसी की जिम्मेदारी फिक्स करी कि टीडीसी कर्नाटका से हमको ये सीड मंगा के देगी। सिर्फ हैंडलिंग का काम, खरीदने का काम और वहाँ तक सप्लाई करने का काम ये टीडीसी के था। टीडीसी को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता था। तो बेंगलोर से, कर्नाटका से वो खरीदा गया बीज टीडीसी के द्वारा और उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को दिया गया, उन्होंने अपने किसानों को बांटा। तो आप देखो टीडीसी की साख क्या थी। आप जो मतलब जिसको ना, एक ब्लू चिप कंपनी की बात मैंने करी थी, यहाँ पर इसको एक ना, यहाँ पर आपको अगर आप डायरेक्टर बन गए तो एक गरिमामय चीज़ थी। मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि नवीं पंचवर्षीय योजना बनी, तो उस पंचवर्षीय योजना में क्योंकि हम टीडीसी के डायरेक्टर थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको जो सीट संबंधित कमेटीज़ थी उन सब का मेंबर बनाया कि हम उसमें डिसीजन लेंगे। ये टीडीसी में रहते हुए ये सब कुछ हुआ। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट संस्था थी। और इसके साथ जो कुछ आज हो रहा है, मुझे प्रसन्नता हुई जब राजकुमार और आपने चीज़ों को उठाया, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये जो आप लाइव कर रहे थे
ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री के पास पहुँचें, शासन प्रशासन में सही मतलब जो एक्चुअल अधिकारी हैं जो इसका इंटरेस्ट देख रहे हैं उनके पास पहुँचें और कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं यहाँ पर। मुख्यमंत्री खुद एक साल हमारे साथ यहाँ थे, उसमें पन्नगर विश्वविद्यालय के बोर्ड में थे जब मैं था, तो उनका अपना इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इस विश्वविद्यालय के बोर्ड में वो रह चुके हैं कि ये संस्था इतनी इम्पोर्टेंट संस्था किस तरह से रसातल पे जा रही है और इसमें किस किस तरह की तमाम चोरी डकैती लूट हो रही है, इस पर रोक होनी चाहिए और सही दिशा में चलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जब खैरवाल साहब इसके डीएम थे और इनको बनाया था, मैंने उनका इंटरेस्ट देखा था किस तरह से लोगों को बुलाकर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, चीज़ों को उनकी राय लेते थे और फिर उस पर एक्शन लेते थे। टारगेट भी फिक्स किया था उन्होंने। बिल्कुल, ये करना चाहें तो किया जा सकता है, लेकिन यह है कि इतनी उदासीनता है, ध्यान ही नहीं है। बस हम तो ये क्या कहेंगे कि जैसे गुड सेंस प्रिवेल्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन और ये ध्यान करेंगे और टीडीसी की तरफ कुछ अच्छे दिन आने की बात हम फिर से सोच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र पाल जी। और आज तमाम मुद्दों पे चर्चा की, इसी तरह की चर्चा और भी लेकर के हाजिर होंगे क्योंकि टीडीसी की मुहिम लगातार खबर पड़ताल पर जारी है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।